नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, एक ऐसी मशीन को समझने के लिए जो कई उद्योगों की आप कह सकते हैं रीढ़ है। हमारे पास जानकारी का स्रोत है इलेक्ट्रो वायर पॉडकास्ट का एक अंश, और ये खास तौर पर सिंक्रोनस मोटर पर केंद्रित है। अब ये स्रोत है तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल फील्ड के छात्रों और पेशेवरों के लिए, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हम यहाँ इसके जो तकनीकी पहलू हैं उन्हें सबके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर आखिर है क्या भला, ये चलती कैसे है, और क्या खास बात है जो इसे दूसरी मोटरों से, खासकर इंडक्शन मोटर से अलग बनाती है। स्रोत की शुरुआती लाइनिंग काफी दिलचस्प है। यह एक एसी मोटर है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ एकदम सटीक, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है, कोई उतार चढ़ाव नहीं। ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सोचिए जरा एक ऐसी मोटर के बारे में जो अपनी रफ्तार से कभी समझौता नहीं करती, बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह, एकदम तय गति पर। स्रोत यह भी बताता है कि जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है इंडक्शन मोटर, वो लोड बढ़ने पर थोड़ी धीमी हो जाती है। इस कमी को स्लिप कहा जाता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, और यहीं से बात फैसिनेटिंग हो जाती है। ये जो स्थिर गति है ना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इसकी खासियत है। और इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां गति में मतलब जरा सा भी फर्क बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसा स्रोत ने इशारा किया, इंडक्शन मोटर में लोड बदलने से गति में थोड़ी कमी आती है, जिसे हम स्लिप कहते हैं। लेकिन सिंक्रोनस मोटर अपने निर्धारित सिंक्रोनस गति पर एकदम मजबूती से बनी रहती है, चाहे उस पर लोड कम हो या ज्यादा। हाँ, एक सीमा के अंदर ही जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं इसके इस्तेमाल के, जैसे पावर फैक्टर करेक्शन और बहुत सटीक मशीनें, पेपर मिल, टाइमिंग डिवाइसेस और ऐसी इंडस्ट्रीज जहां बिल्कुल स्थिर गति चाहिए। पेपर मिल वाला उदाहरण सोचें तो हाँ, समझ आता है। अगर अलग अलग रोलर्स की गति जरा भी ऊपर नीचे हुई तो पूरा का पूरा पेपर या तो खिंच जाएगा या सिकुड़ जाएगा, नतीजा बर्बादी। आपकी बात सही है, पेपर मिल का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इसी तरह जैसे सिंथेटिक फाइबर बनाने की प्रक्रिया है, जहां धागे को एक समान तनाव और गति से खींचना होता है, या फिर किसी वैज्ञानिक उपकरण में जहां सटीक टाइमिंग जरूरी है, वहां सिंक्रोनस मोटर ही एकमात्र विकल्प होती है। इसकी स्थिर गति ही इन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करती है। स्रोत ने पावर फैक्टर करेक्शन का भी जिक्र किया था। हालांकि इस पर ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया, पर यह संकेत तो देता है कि इस मोटर का काम सिर्फ चीजों को घुमाना ही नहीं है, बल्कि बिजली के सिस्टम को बेहतर बनाने में भी है। हम इस पर शायद थोड़ी देर में वापस आएंगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू लगता है। निश्चित रूप से ये इसकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये स्थिर गति हासिल कैसी होती है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना सटीक बनाता है? हाँ, तो ये काम कैसे करती है, यहीं पे मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत बताता है कि इसमें एक स्टेटर होता है, मोटर का स्थिर हिस्सा। उसमें 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है। इससे स्टेटर के अंदर एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आरएमएफ पैदा होता है। ये हिस्सा तो काफी हद तक इंडक्शन मोटर जैसा ही लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्टेटर का सिद्धांत काफी समान है। 3 फेज एसी सप्लाई जब स्टेटर की वाइंडिंग्स में जाती है तो एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो खुद स्टेटर के अंदर एक निश्चित गति से घूमता है। इसी घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और ये गति सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, जैसे भारत में 50 हर्ट्ज है, और स्टेटर में पोल्स की संख्या पर निर्भर करती है। इसे बदला नहीं जा सकता जब तक आप फ्रीक्वेंसी या पोल न बदलें। स्रोत के अनुसार इसके रोटर में एसी सप्लाई नहीं दी जाती, जैसा कि इंडक्शन मोटर में होता है, जहां करंट इंड्यूस होता है। इसके बजाय रोटर को बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है। इसे डीसी एक्साइटेशन कहते हैं। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है और सिंक्रोनस मोटर के काम करने का राज भी। डीसी एक्साइटेशन का मतलब है रोटर की वाइंडिंग में डायरेक्ट करंट यानी डीसी भेजना। ये डायरेक्ट करंट रोटर को एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देता है, जिसके अपने स्थिर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। रोटर के सापेक्ष ये पोल स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं। अब सोचिए, हमारे पास स्टेटर में एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर पर एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड।
और फिर स्रोत के अनुसार यहीं पर वो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, जब स्टेटर का घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का ये स्थिर डीसी फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक तरह से लॉक हो जाते हैं। तब रोटर ठीक उसी सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है जिस स्पीड पर स्टेटर का फील्ड घूम रहा है। सही कहा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेटर का घूमता हुआ नॉर्थ पोल रोटर के बने हुए साउथ पोल को अपनी तरफ खींचता है और स्टेटर का घूमता साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को। क्योंकि स्टेटर का फील्ड लगातार घूम रहा है, वो रोटर के इन पोल्स को पकड़कर अपने साथ साथ घुमाता है। यह एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत चुंबकीय पकड़ या खिंचाव है। एक बार ये लॉकिंग हो गई तो रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ एक ही गति से घूमते हैं। कोई स्लिप नहीं, कोई पिछड़ना नहीं। ये मैग्नेटिक लॉकिंग की उपमा काफी मददगार है। जैसे दो गियर आपस में फंसकर एक साथ घूमते हैं, वैसे ही ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को लॉक करके रोटर को स्टेटर फील्ड की गति पर घुमाते हैं। इसीलिए गति एकदम स्थिर रहती है। हाँ, ये एक अच्छी उपमा है। ये लॉकिंग ही सिंक्रोनस ऑपरेशन का आधार है। जब तक लोड इतना ना बढ़ जाए कि ये चुंबकीय पकड़ टूट जाए, जिसे पुल आउट टॉर्क कहते हैं, तब तक मोटर सिंक्रोनस गति पर ही चलती रहेगी। लेकिन इस अनोखे डिजाइन के साथ एक चुनौती भी जुड़ी है, जिसका जिक्र स्रोत में है। बताया गया है कि ये मोटर इंडक्शन मोटर की तरह खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती। उसे शुरू करने के लिए कुछ अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू है। सोचिए क्या होता है जब मोटर रुकी हुई है, आप स्टेटर में एसी सप्लाई देते हैं और घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड तुरंत अपनी पूरी सिंक्रोनस गति, मान लीजिए 1500 आरपीएम से घूमने लगता है। लेकिन रोटर, जिसमें जड़ता मतलब इनर्शिया है, वो शून्य गति पर है। स्टेटर का तेजी से घूमता एन पोल रोटर के एस पोल को क्षण भर के लिए खींचता है, लेकिन पलक झपकते ही स्टेटर का एस पोल आ जाता है और उसे विपरीत दिशा में धकेलता है। यह इतनी तेजी से होता है कि रोटर किसी एक दिशा में घूमना शुरू ही नहीं कर पाता। उस पर लगने वाला औसत टॉर्क शून्य हो जाता है। अच्छा, तो मतलब स्टेटर का फील्ड इतनी तेजी से निकल जाता है कि रोटर उसे पकड़ ही नहीं पाता और लॉकिंग हो ही नहीं पाती। इसीलिए उसे शुरू करने के लिए मदद चाहिए। स्रोत ने डैम्पर वाइंडिंग का जिक्र किया है एक तरीके के तौर पर यह नहीं बताया कि ये काम कैसे करती है। आपकी समझ सही है। डैम्पर वाइंडिंग्स इस समस्या का एक आम समाधान है। ये रोटर के पोल फेसेस पर लगाई गई कॉपर की छड़ें होती हैं, जो दोनों सिरों पर शॉर्ट सर्किटेड रहती हैं, कुछ इंडक्शन मोटर के स्क्विरल केज रोटर की तरह। जब स्टेटर का फील्ड घूमना शुरू करता है तो ये इन डैम्पर बार्स में करंट इंड्यूस करता है, जैसे इंडक्शन मोटर में होता है। इस इंड्यूस्ड करंट से एक टॉर्क पैदा होता है जो रोटर को घुमाना शुरू कर देता है। यानी मोटर एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है। ओह, अच्छा। तो डैम्पर वाइंडिंग शुरुआत में इसे इंडक्शन मोटर की तरह एक्ट करने में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। ये रोटर को धीरे धीरे गति पकड़ने में मदद करती है। जैसे ही रोटर घूमते घूमते सिंक्रोनस गति के बहुत करीब, मतलब लगभग 95-98% तक पहुंच जाता है, तब रोटर का डीसी एक्साइटेशन चालू किया जाता है। अब क्योंकि रोटर पहले से ही लगभग सही गति पर घूम रहा है, स्टेटर फील्ड के पोल्स और रोटर के डीसी पोल्स के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग आसानी से हो जाती है। एक बार लॉकिंग हो गई तो इंडक्शन मोटर वाला असर खत्म हो जाता है और मोटर पक्के तौर पर सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है। डैम्पर वाइंडिंग का एक और काम होता है चलने के दौरान गति में होने वाले छोटे मोटे दोलनों, ऑसिलेशंस या हंटिंग जिन्हें कहते हैं, उनको कम करना। इसीलिए इन्हें डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। ये तो काफी इंजीनियस तरीका है। मतलब इसे स्टार्ट करने के लिए एक तरह से दो मोटरों का सिद्धांत इस्तेमाल हो रहा है, पहले इंडक्शन फिर सिंक्रोनस। ये समझना जरूरी है कि ये मोटर थोड़ी जटिल है, खासकर स्टार्ट करने के मामले में, और डीसी सप्लाई की अलग जरूरत के चलते। निश्चित रूप से इसकी बनावट, ऑपरेशन और कंट्रोल सिस्टम इंडक्शन मोटर की तुलना में ज्यादा जटिल और महंगे होते हैं। इसे चलाने के लिए एसी सप्लाई के साथ साथ एक अलग डीसी सप्लाई सोर्स, जैसे एक छोटा जनरेटर या रेक्टिफायर यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जहां इसकी अद्वितीय विशेषताओं, खासकर स्थिर गति और पावर फैक्टर सुधारने की क्षमता की जरूरत होती है, वहां ये अतिरिक्त जटिलता और लागत स्वीकार्य होती है। आपने फिर से पावर फैक्टर करेक्शन का जिक्र किया।
श्रोत ने भी इसे एक एप्लीकेशन बताया था। क्या हम इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि ये क्या है और ये मोटर इसमें कैसे मदद करती है? श्रोत ने इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। जरूर। देखिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण, खासकर इंडक्शन मोटर्स, बिजली का इस्तेमाल करते समय करंट और वोल्टेज के बीच एक फेज अंतर, मतलब फेज डिफरेंस पैदा करते हैं। इसे लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये बिजली के इस्तेमाल को थोड़ा अकुशल, इनएफिशिएंट बनाता है। मतलब उतना ही काम करने के लिए सिस्टम से ज्यादा करंट खींचना पड़ता है। इससे लाइनों में नुकसान बढ़ता है और पावर सप्लाई सिस्टम पर बोझ पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह की बर्बादी या अकुशलता है बिजली के उपयोग में। हाँ, कह सकते हैं। अब सिंक्रोनस मोटर की एक खास बात यह है कि इसके रोटर की डीसी एक्साइटेशन को एडजस्ट करके हम इसे न सिर्फ यूनिट पावर फैक्टर पर, यानी कोई फेज अंतर नहीं, चला सकते हैं, बल्कि इसे लीडिंग पावर फैक्टर पर भी चला सकते हैं। मतलब ये ऐसा करंट खींच सकती है जो वोल्टेज से आगे चल रहा हो। जब ऐसी सिंक्रोनस मोटर, जिसे तब सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं, अगर ये बिना किसी मैकेनिकल लोड के सिर्फ पावर फैक्टर सुधारने के लिए चल रही हो, को उसी पावर सिस्टम में लगाया जाता है जहां इंडक्शन मोटरें लैगिंग करंट खींच रही हैं, तो इसका लीडिंग करंट उस लैगिंग करंट को काफी हद तक बेअसर कर देता है। नतीजा ये होता है कि पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर सुधर जाता है, यानी वो ज्यादा कुशल बन जाता है। कमाल है। तो ये मोटर न सिर्फ अपनी गति के लिए खास है, बल्कि ये पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेहत सुधारने में भी मदद कर सकती है। ये तो वाकई एक मल्टी टैलेंटेड मशीन हुई। सही कहा। बड़े औद्योगिक प्लांट जहां बहुत सारी इंडक्शन मोटरें चलती हैं, वहां अक्सर बड़ी सिंक्रोनस मोटरें या सिंक्रोनस कंडेंसर लगाए जाते हैं, ताकि पावर फैक्टर को सुधारा जा सके और बिजली बिल में पेनल्टी से बचा जा सके। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी फायदा है। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने समझा कि सिंक्रोनस मोटर एक विशेष प्रकार की एसी मोटर है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर एक अटूट स्थिर गति पर चलती है। इसका राज है स्टेटर के घूमने वाले एसी फील्ड और रोटर के स्थिर डीसी फील्ड, जो डीसी एक्साइटेशन से बनता है, के बीच होने वाली मैग्नेटिक लॉकिंग। और हमने ये भी देखा कि ये इंडक्शन मोटर से मुख्य रूप से 3 तरह से अलग है। पहली, इसकी गति लोड के साथ बदलती नहीं, स्थिर सिंक्रोनस गति। दूसरी, इसे रोटर पर अलग से डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। और तीसरी, ये आमतौर पर खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती, इसे विशेष स्टार्टिंग तरीकों की जरूरत पड़ती है, जैसे डैम्पर वाइंडिंग। साथ ही इसकी पावर फैक्टर सुधारने की क्षमता इसे और विशिष्ट बनाती है। विभिन्न मोटरों के बीच इन बुनियादी अंतरों को समझना वाकई महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन या उन तकनीकों में रुचि रखते हैं जहां सटीक गति नियंत्रण या पावर सिस्टम की एफिशिएंसी मायने रखती है। स्रोत ये भी संकेत देता है कि इसके और भी फायदे, नुकसान, विभिन्न प्रकार और विशिष्ट अनुप्रयोग हो सकते हैं, जिन पर शायद आगे बात की गई हो। लेकिन हमारी आज की चर्चा का फोकस इसके मूल सिद्धांतों पर था। निश्चित रूप से हमने इसके काम करने के तरीके और इसकी मुख्य विशेषताओं को समझा। एसी स्टेटर, डीसी रोटर, मैग्नेटिक लॉकिंग, स्थिर गति, स्टार्टिंग की चुनौती और पावर फैक्टर सुधारने की क्षमता, यही सिंक्रोनस मोटर की कहानी के मुख्य बिंदु है, जैसा कि स्रोत से पता चलता है। और यह हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार है। हमने देखा कि सिंक्रोनस मोटर्स को शुरू करने के लिए खास इंतजाम चाहिए। वे थोड़ी ज्यादा जटिल और महंगी भी होती हैं, लेकिन बदले में वे एकदम सटीक गति और पावर फैक्टर सुधारने का फायदा देती हैं। तो किन विशेष परिस्थितियों में उद्योग एक सरल, सस्ती और खुद ब खुद स्टार्ट होने वाली इंडक्शन मोटर के बजाय एक सिंक्रोनस मोटर को चुनते होंगे? ये फैसला किन ट्रेड ऑफ्स पर आधारित होता होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद ये इस पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया के लिए गति की स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। क्या पावर फैक्टर सुधारने का आर्थिक लाभ मोटर की अतिरिक्त लागत और जटिलता से ज्यादा है? रखरखाव की आवश्यकताएं क्या हैं? और क्या उस विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए सिंक्रोनस मोटर का कोई और विकल्प मौजूद है? इन सवालों के जवाब ही किसी खास प्रोजेक्ट के लिए सही मोटर के चुनाव का मार्गदर्शन करते होंगे। बिल्कुल। लागत, रखरखाव, सटीकता की जरूरत और अतिरिक्त लाभ जैसे पावर फैक्टर सुधार, इन सब के बीच एक संतुलन बनाना होता होगा। ये सोचने लायक बात है कि इंजीनियरिंग के फैसले अक्सर ऐसे ही कई कारकों के बीच, वो क्या कहते हैं, अनुकूलन यानी ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।